हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैंने स्टार्ट किया है परमवीर चक्र की सीरीज़। और आज हम डिस्कस करेंगे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया साहब के बारे में। ऑल्दो इनको किसी इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना वॉर के लिए परमवीर चक्र नहीं मिला है। इनको एक स्पेशल केस है ये, इनको मिला है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए डिप्लॉयड थे कॉन्गो में, और वहाँ पे जो उन्होंने ब्रेवरी दिखाई है उसके लिए मिला है। इकलौते हैं वैसे भारत की तरफ से जिनको परमवीर चक्र इस चीज़ के लिए मिला है। अदरवाइज अब जितने भी हम परमवीर चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, वो सब के सब या फिर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, कारगिल वॉर, इन्हीं से रिलेटेड मिलेंगे। बट ये हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इन्होंने जो ब्रेवरी दिखाई उसके लिए। चलिए अब यहाँ इनके बारे में अब जानेंगे थोड़ा सा। इनके फादर खुद एक आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, डोगरा स्क्वाड्रन में। और इनका खुद का पूरा इंटरेस्ट था फौज में जाने का, बट ये बनना चाहते थे ऑफिसर। इनका ऐसा नहीं था कि मैं जवान से भर्ती होऊंगा, नहीं, इनका क्लियर कट था मैं मुझे बनना है ऑफिसर। काफ़ी इंटरेस्ट था इनका, स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थे और कबड्डी तो बहुत अच्छा खेलते थे, काफ़ी अच्छे बॉक्सर भी थे वैसे। और साथ ही में इनका एक बहुत अच्छा केस था कि सेल्फ रिस्पेक्ट जब की बात आती थी ना तो कभी झुकते नहीं थे। यहाँ तक कि लोगों ने, इनके आसपास के लोगों ने, पड़ोसियों ने डाउट किया था कि यार ये कहाँ ऑफिसर बनेगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ भी गुजरे थे क्योंकि इनकी फैमिली पहले जिस पार्ट में रहती थी वो पाकिस्तान में चला गया था। दे केम बैक टू लाइक इंडिया में सेटल हुए थे आके वो लोग। तो इनकी फादर की भी ऑफकोर्स जॉब चली गई थी उस टाइम पे, लाइक ही लेफ्ट द आर्मी। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहे थे ये। और इनका ऐसा था कि नहीं, मैं मुझे तो ऑफिसर ही बनना है। ही समहाउ गॉट द एडमिशन इन द किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसको हम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल आज के टाइम हम बोलते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया और उसके बाद ही हैज़ क्लियर द एनडीए एग्ज़ाम। अब आपको पता है ये एनडीए एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, कोई सिंपल एग्ज़ाम नहीं है। 12th के बाद होता है, मैंने दिया है, मुझे पता है। सो आई नो कंपटीशन अच्छा खासा रहता है उसके लिए। बट ये है कि एक बार आप क्लियर कर दो तो डेफिनेटली उसके बाद काफ़ी अच्छी लाइफ है। सो इन्होंने एनडीए एग्ज़ाम क्लियर किया, ट्रेनिंग किया एनडीए के दौरान। तो एनडीए के दौरान इनका केस ऐसा है, एक इंसिडेंट है छोटा सा, जिसके अंदर इनको एक पर्सन था जो मतलब कैडेट था जो इनको बुली कर रहा था। तो उसको ये, ऑल्दो ही वॉज नॉट दैट गुड दैट टाइम इन द बॉक्सिंग, तो और वो काफ़ी अच्छा था, तो उसको चैलेंज करते हैं बॉक्सिंग मैच में। और जैसा कि आपको बताया, कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने झुकते नहीं हैं अपने। तो इन्होंने उसको बॉक्सिंग मैच में हराया। और उसी तरह से लाइक इनका पूरी तरह से इसी टाइप की जर्नी रही थी अपने ट्रेनिंग में। लाइक ही वॉज वन ऑफ दोज बेस्ट कैडेट्स। साथ ही साथ आफ्टर द लाइक फिर आईएमए गए वो, और आईएमए के बाद एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट कमीशनड हुए इन द सेकेंड बटालियन ऑफ थर्ड गोरखा राइफल, और बाद में ट्रांसफ़र किए जाते हैं थर्ड बटालियन ऑफ फर्स्ट गोरखा राइफल। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इनकी कहानी ऐसा लगता है बने थे यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए, जो कॉन्गो में भेजी गई। यूएन ने इंडिया को, बिकॉज कॉन्गो की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, कॉन्गो को आज़ादी चाहिए थी बेल्जियम से। और वहाँ पे दो गुट बन गए थे, दो ग्रुप बन गए थे, एक रेबल ग्रुप बन गया था पूरी तरीके से, जो लाइक एक तरह से डिस्ट्रक्शन की तरफ काम कर रहा था पूरी तरीके से। जो वहाँ पे कॉन्गो के अंदर, बिकॉज आपको पता है अफ्रीका के अंदर जो मेनली कंट्रीज़ हैं उसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो कॉन्गो में नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा एक ग्रुप कर रहा था और काफ़ी डिस्टेब्लिशमेंट कर रहा था कॉन्गो के अंदर। अब इवन से रिक्वेस्ट की गई थी कि वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेजे। इवन ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया, इंडिया ने वहाँ पे 300 सोल्जर्स भेजे इवन के साइड से। आपको ये बात पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा सोल्जर्स भेजता है इवन के पीस कीपिंग फोर्स में। ऑल दो बाकी कंट्रीज भले पैसा भेजते हैं, लाइक यूएसए, चाइना काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली भी है और साथ ही साथ हम फोर्सेज भी भेजते हैं वहाँ पे फाइट करने के लिए या पीस मेंटेन करने के लिए। पर्पस तो मेनली वही होता है, फाइट इज़ द लास्ट ऑप्शन, बाद में अटैक करना तो लास्ट ऑप्शन बचता है करने के लिए। तो सलारिया साहब की यूनिट भी थी वहाँ पे। अब वहाँ पे एक इंसिडेंट ऐसा होता है, 5 दिसंबर 1961, जो रेबल ग्रुप था वहाँ का, जिसको हम गैंडमेरीज बोलते थे, मतलब उस टाइम पे मतलब उनको बोला गया है। और उन लोगों ने क्या किया कि जो एलिजाबेथ वाइल एयरपोर्ट था, और जैसे ये है एयरपोर्ट और यहाँ पे है, ये वाला आप समझिए इवन का हेडक्वार्टर है, मतलब जो वहाँ पे इस्टेब्लिश था कॉन्गो के अंदर। तो इनके बीच में कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए
बिकॉज यूएन पीस कीपिंग फोर्स का पर्पज क्या था, रेबल्स को कंट्रोल करना। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम ना यहाँ पे रेबल्स को तो उन्होंने सोचा कि भाई हम एयरपोर्ट से इनके बीच का जो है ना कनेक्शन ही पूरा ख़त्म कर देते हैं। और बाद में पर्पज था कि ये पूरी तरीके से एयरपोर्ट को कब्जा कर लेंगे, जिस तरह से कोई भी यूएन की फोर्स आएगी ही नहीं। हाँ, यहाँ पे ये पर्पज था इनका। अराउंड 150 हैविली आर्म्ड गैनेमर्स से वो मतलब रेबल्स थे, और उनके पास पूरी तरह आर्म्स एंड एमिनेशन थी। ऐसा इनको अभी तक पूरा आइडिया नहीं था। इनको क्या लगा था, जो सलेरिया की जो ट्रुप थी और जो पीस कीपिंग फोर्स में जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो उनको क्या लगा था कि ठीक है कुछ होंगे रेबल्स जिनको हम डील कर सकते हैं, बिकॉज हमारी इंडियन आर्मी काफ़ी वेल इक्विप्ड आर्मी है और वेल ट्रेंड आर्मी है, उनको पता है। उनको ऐसा लगा था, ऑल दो नंबर्स इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, जो रेबल्स थे उनकी बहुत ज़्यादा संख्या ज़्यादा थी, लेकिन थॉट इनके ऐसे थे कि ठीक है वी विल डील विथ इट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि उनको नहीं लगा था कि इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स होंगे, मशीन गन्स होंगे, ये आइडिया नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे दो ग्रुप बनते हैं, एक इनके दो ग्रुप बनते हैं। एक होता है चार्ली कंपनी, जिसको लीड करते हैं मेजर गोविंद शर्मा, और दूसरा होता है अल्फा कंपनी, जिसको लीड करते हैं सलारिया साहब। और उनका पर्पज़ ये होता है कि पहले चार्ली कंपनी अटैक करेगी और जो बैकअप से सलारिया जी की कंपनी रहेगी, सलारिया जी का जो गुट था वो पीछे से रहेगा। और कुछ सोल्जर्स इन्होंने रखा था रिजर्व के लिए कि ज़रूरत पड़ी हमें तो हम उनको यूज़ करेंगे। लेकिन जब फोर्स ऑफकोर्स वही था कि हम डील कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब रेबल्स के साइड से डायरेक्ट अटैक आना चालू होता है ऑटोमेटिक गन से, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनके लिए टैकल करना स्टार्टिंग में। समहाउ दे मैनेज, ऑल्दो सलेरा साहब ने रेडियो से एक सिग्नल भेज दिया था कि वी वांट द बैकअप एंड ऑल, और साथ ही साथ उन्होंने बोला था कि वी आर हैविली आउट नंबर्ड, काफ़ी ज़्यादा संख्या इनकी, हमारी संख्या सिर्फ अराउंड कुछ 30-40 के अराउंड ही थी इन लोगों की संख्या, लेकिन हम मैनेज करेंगे, वी विल विन, ऐसा सलेरा साहब ने रेडियो से भेज दिया था, ऑलरेडी सिग्नल भेज दिया था अपने नेक्स्ट ऑफिसर को। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑफकोर्स ये बात है, और आर्मी इज़ द वेल ट्रेन आर्मी। अब इनकी ऑफकोर्स ये तो गोरखा है, इनके पास क्या था, इनके पास रॉकेट लॉन्चर थे कुछ, साथ ही साथ इनकी खुखरी थी, ऑफकोर्स जो वेल इनके साथ खुखरी हमेशा से रहती है, गोरखास के साथ वो खुखरी थी इनके पास, और इनके पास थे कुछ गन्स। आर्म्स एमिनेशन बहुत लिमिटेड थी। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, दे हैव लॉन्च द रॉकेट लॉन्चर, अराउंड 40 रेबल्स को इन्होंने मारा। और ऐसा था कि जब ये रेबल्स को मार रहे थे तो रेबल्स के लिए, रेबल्स ऑर्गेनाइज नहीं है ना, रेबल्स तो अपनी जान बचा के भाग जाएंगे, ऑफकोर्स ही बात है। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स वो थोड़ी करेंगे कि एक सोल्जर मरा था थोड़ी वो भाग जाएंगे, वो वेल ट्रेंड है। तो यही उन्होंने किया, इन्होंने उनको डिसवर्स कर दिया कि थोड़ा, और ऐसा हुआ कि समहाउ वो भाग गए। लेकिन उसमें सिर्फ एक चूक ऐसी हो गई कि वाइल डूइंग दैट 2 गोलियां आके इनको लग गई, सरेरा साहब को, और उसके बाद वो नहीं रहे। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि समहाउ यहाँ पे कैजुअलिटी बहुत कम हुई थी, सरेरा साहब ही थे जिनकी डेथ हुई इसमें। तो ये पार्ट है यहाँ पे पूरी कहानी का, और इसके लिए इनको परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया। जिस तरह की इन्होंने ब्रेवरी दिखाई, जिस तरह से इन्होंने मैनेज किया कि वहाँ से रेबल्स को हटाया जाए, पूरा ब्लॉकेट क्लियर किया जाए, सो उनकी पूरी प्लेटून ने वो किया। अब साथ ही साथ इनकी करेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने ऑयल टैंकर्स के नाम एमटी कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया रखा टू ऑनर ऑल द पीबीसीज। वैसे तो इन्होंने टोटल जो 21 पीबीसीज है उनको ऑनर करके अलग अलग टैंकर्स के नाम रखे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। इनको एक रोड डेडिकेटेड है, परमवीर मार्ग इनके नाम पे है। और साथ ही साथ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब बात कर रहे थे इंटरनेशनल की रेडियो पे बात कर रहे थे मन की बात में, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था, उन्होंने इनका नाम लिया था, एक्नॉलेज किया था। और साथ ही साथ जनरल बिपिन रावत जी जो अब नहीं रहे, इनकी फैमिली को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया था उन्होंने जब गए थे। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा काम किया है, मतलब काफ़ी बड़ी बात है। और ऐसे में रिकॉग्नाइजेशन मिलना बहुत ज़रूरी है फैमिली को, बिकॉज वो पर्सन तो चला जाता है लेकिन उसकी फैमिली कहीं ना कहीं परेशान होती है, उसको उस लेवल का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। सो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हमने सुनी हैं जिसके अंदर सरकारें प्रोमिस तो कर देती हैं गवर्नमेंट इनकी फैमिलीज़ को, सोल्जर्स की फैमिली को, कि हम आपको सो एंड सो चीज़ें देंगे,
लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फैमिलीज़ खुद परेशान होती है कि आपने बोला ही क्यों जब आप दे ही नहीं पा रहे हैं हमें। ऑफिस के धक्के, बहुत सारे आप केस देखेंगे जो धक्के लगाने पड़ते हैं, विच अगेन ए वेरी सैड थिंग। तो ऐसे आपको केस और आपको बताऊंगा मैं कि कुछ केसेस आपको सामने में लेके आऊँगा इन चीज़ों के। सो बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।